लेट्स माइक, हिस्ट्री को जानो। आज इंडिया में हर एक स्टूडेंट यूपीएससी का एग्जाम देना चाहता है। हर साल लगभग 10 लाख एस्पिरेंट्स यूपीएससी की तैयारी करते हैं और करीब 1000 लोग हर साल इस एग्जाम को पास करते हैं। इसे दुनिया के सबसे कठिन एग्जाम्स में से एक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सिस्टम को अंग्रेजों ने क्यों बनाया था? हमें यानी इंडियंस को कंट्रोल करने के लिए। वो ऐसा टाइम था जब सिर्फ 1000 लोग मिलकर 30 करोड़ इंडियंस पर रूल कर रहे थे और तब कोई भारतीय आईएएस या आईपीएस नहीं बन सकता था। लेकिन सरदार पटेल ने इस सिस्टम को भारत को जोड़ने वाला हथियार बनाया और इसे एक स्टील फ्रेम वाला सिस्टम बना दिया। असल में यूपीएससी की जो कहानी है वो सिर्फ एक सरकारी नौकरी की कहानी नहीं है। ये कहानी है पावर, कॉन्स्पिरेसी, चेंजेस और उस एम्बिशन की जिसने मॉडर्न इंडिया की नींव रखी। कैसे ये सिस्टम इतना ताकतवर बन गया कि एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपने आप में राजा माना जाने लगा। तो ये सब कैसे हुआ, कैसे इस सिस्टम की नींव पड़ी और किन किन चरणों से ये सिस्टम होकर गुजरा, ये सारी बातें जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, यूपीएससी आज भी इंडिया के सबसे टफ एग्जाम्स में से एक है। हर साल 10 लाख लोग इस एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं या फॉर्म भरते हैं। अब यूपीएससी के लिए पढ़ते तो सब हैं, पर प्रीलिम्स वही निकालते हैं जो सही टाइम पर खुद को टेस्ट करते हैं। और सेल्फ टेस्टिंग का वो फॉर्मूला हमने एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर महीनों की मेहनत के बाद तैयार किया है, वो भी सिर्फ आपके लिए। हिस्ट्री कनेक्ट की यूपीएससी टेस्ट सीरीज को हमने इसी पर्पस से डिजाइन किया है कि आपका प्रोकास्टिनेशन खत्म हो जाए, टाल मटोल वाली बातें ना रह जाएं। एक प्रॉपर टाइम बाउंड शेड्यूल के साथ आपको 15 टेस्ट मिलेंगे जो पूरे सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। इसमें सिर्फ आंसर नहीं होंगे बल्कि इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको, जो आपको यूपीएससी माइंडसेट में ट्रेन करेगी। आपको पता है कि मैं अपने कंटेंट की क्वालिटी से कभी भी समझौता नहीं करता हूं और वही सीरियसनेस आपको इन टेस्ट पेपर्स में भी दिखेगी। अगर आप इस साल के प्रीलिम्स को लेकर सीरियस हैं और एग्जाम देना चाहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज को मिस करना एक बड़ी गलती हो सकती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट्स में मिल जाएगा, वहां जाकर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और अभी तुरंत चेकआउट कीजिए। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। सिविल सर्विसेज की कहानी शुरू होती है साल 1600 से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। उस वक्त कंपनी का असली मकसद था भारत से मुनाफा कमाना। शुरू में इस कंपनी के पास कोई ऑफिसर नहीं बल्कि फैक्टर्स हुआ करते थे। ये वो लोग थे जो इंडिया की फैक्ट्रीज में सिर्फ गोदामों का हिसाब किताब रखते थे। सही मायनों में ये लोग एडवेंचरस थे जो जान हथेली पर रखकर इंडिया आए थे, इस उम्मीद में कि बहुत अमीर होकर अपने देश वापस लौटेंगे। इन फैक्टर्स की दुनिया शुरुआत में मसालों के ट्रेड, रेशम की खरीद फरोख्त और लोकल नवाबों के साथ डील करने तक लिमिटेड थी। लेकिन 1757 में प्लासी की जीत के बाद ये सब कुछ बदल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इंडिया का सबसे ज्यादा रेवेन्यू वाला एरिया आ गया। लेकिन सवाल अब ये था कि इतने बड़े एरिया को अब संभालेंगे कैसे। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को जरूरत फील हो रही थी एक यूनिफाइड ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही की। आप सोच कर देखो, अगर एक प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी को सीधे सीधे करोड़ों लोगों के जस्टिस करने और लगान को वसूलने की जिम्मेदारी दे दी जाए तो वो क्या करेगी? जाहिर है कि किसी भी कंपनी को प्रॉफिट चाहिए होता है, इसीलिए इस दौरान बेहिसाब करप्शन हुआ। यह करप्शन इस लेवल पर था कि जब 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर बने तो पूरी तरह से सड़ा हुआ सिस्टम उनको मिला। कंपनी के वर्कर्स को अपनी जेबें भरने की पड़ी हुई थी। ये लोग प्राइवेट ट्रेड करके अमीर हो रहे थे, जबकि दूसरी तरफ बंगाल की आम जनता अकाल की आग में जल रही थी। 1770 के अकाल में लाखों लोग मर गए, लेकिन कंपनी के जो नवाब थे, अंग्रेजी नवाब, इनकी तिजोरियां भरती रही। तब हेस्टिंग्स ने पहली बार यह फील किया कि ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों को अलग करना होगा। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को अपॉइंट करना शुरू किया। इनका काम था जमीन से लगान लेना, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि कंपनी कलेक्टर भी तो प्रॉफिट ही कमाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने भी बड़े पैमाने पर करप्शन ही किया। बर्नार्ड कोहेन जैसे हिस्टोरियंस अपने रिसर्च कोलोनियलिज्म एंड इट्स फॉर्म्स ऑफ नॉलेज में ये लॉजिक देते हैं कि हेस्टिंग्स का ये सिस्टम इंडियंस को सिर्फ सब्जेक्ट्स यानी प्रजा की तरह देखता था, इंसान की तरह नहीं देखता था। ये पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ पेपर्स पर कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, ना कि लोगों की भलाई के लिए बनाया गया था। लेकिन फिर सिविल सर्विसेज में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बने। कॉर्नवालिस को आज भी फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहा जाता है। 1793 में ये सिविल सर्विसेज का एक नया कोड लेकर आए। इन्होंने इस सर्विस को कोवेनेंटेड और अनकोवेनेंटेड की कैटेगरी में बांट दिया।
कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज की हाई रैंक होती थी और अनकोवेनेंटेड लोअर रैंक की सर्विस होती थी। एग्जाम्पल के लिए अगर आप आज के आईएएस ऑफिसर्स को देखो तो वो कोवेनेंटेड ऑफिसर्स होंगे, लेकिन जो अनकोवेनेंटेड ऑफिसर थे उन्हें क्लर्क की तरह ऑफिसर माना जाता था। कोवेनेंटेड सर्विस में ज्यादातर जो लोग होते थे वो यूरोप के ही अपॉइंट होते थे, ज्यादातर क्या कहूं, लगभग सारे ही लोग, और अनकोवेनेंटेड में ज्यादातर इंडियंस होते थे। इसमें सैलरी से लेकर काम करने की कंडीशन और पावर तक में जमीन आसमान का फर्क होता था। अब कॉर्नवालिस को आप भले ही इंडियन सर्विसेज का फादर मानते हो, लेकिन उनके मन में इंडियंस के लिए बेहिसाब नफरत और डिस्ट्रस्ट था। उनका मानना था कि भारत का हर आदमी करप्ट है और इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन की बागडोर सिर्फ और सिर्फ गोरों के हाथ में यानी ब्रिटिशर्स के हाथ में होनी चाहिए। असल में कॉर्नवालिस एक ऐसी प्योर यूरोपियन मशीनरी या सिस्टम बनाना चाहते थे जो पूरी तरह से लंदन के लिए ही लॉयल हो। इन्होंने ऑफिसर्स को सैलरी इतनी बढ़ा दी कि उनको रिश्वत लेने की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने इंडियंस के लिए इस पावरफुल सर्विसेज के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। एक असिस्टेंट तक की तनख्वाह उस वक्त 300 पाउंड तय की गई, जो जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी रकम होती थी। यहां से एक ऐसी एलिट क्लास निकली जो थी तो इंडियन लैंड पर, लेकिन उनकी लॉयल्टी और उनकी सोल दोनों ब्रिटिश क्राउन के लिए ही समर्पित थी। इन अफसर्स को एक भारत के लिए तैयार करने के पर्पज से बकायदा इंग्लैंड में एक कॉलेज खोला गया जिसे हैलीबरी कॉलेज कहा जाता है। यहाँ पर ग्रीक माइथोलॉजी, इंडियन लैंग्वेजेस और लॉज की पढ़ाई कराई जाती थी, लेकिन ये सब कुछ ब्रिटिश एंगल से किया जाता था। हिस्टोरियन क्लाइव डेवी बताते हैं कि हैलीबेरी में उन्हें एक अभिजात वर्ग की तरह पाला जाता था ताकि जब वो इंडिया पहुंचे तो खुद को आम जनता से ऊपर समझे। दोस्तों, यही वो दौर था जब मैकॉले का मिनट ऑन एजुकेशन आया। इसका मकसद था ऐसे इंडियंस को रेडी करना जो कि खून और रंग में तो इंडियन हो, लेकिन पसंद, मोरालिटी और अपनी बुद्धि में अंग्रेज हो। इसी वजह से 1853 में मैकॉले ने इंग्लैंड की पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट दी जिसमें मॉडर्न सिविल सर्विसेज का सिस्टम शुरू करने की बात कही गई। मैकॉले की इसी रिपोर्ट के बेसिस पर चार्टर एक्ट ऑफ 1853 लाया गया। इसमें मेरिट के बेसिस पर एग्जाम लेकर सिविल सर्विस में भर्ती करने की बात की गई। फिर अगले ही साल यानी 1854 में लंदन में एक सिविल सर्विस कमीशन बनाया गया और 1855 से इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत हो गई। इस तरह अगर आप देखो तो मैकॉले के बनाए गए इस एडमिनिस्ट्रेशन का काम सिर्फ फाइल्स चलाना नहीं था, बल्कि एक पूरी की पूरी सभ्यता को मानसिक रूप से गुलाम बनाने का अच्छा खासा प्रोसेस शुरू किया गया। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडियन पब्लिक अपने ही लोगों को साहब की तरह से देखे और उनकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर ले। अब आप कमेंट करके बताओ, क्या यही चीज आज भी सिविल सर्वेंट्स को साहब की नजरों से देखने के लिए बाध्य नहीं करती? खैर, 1793 में शुरू हुए सिविल सर्वेंट्स की लाइफ के लिए सबसे बड़ा झटका लगता है उसके कुछ ही डेकेड्स के बाद। साल 1857 में जब मेरठ से निकली एक चिंगारी ने देश के बड़े हिस्से को भड़का दिया। इस विद्रोह के चलते महारानी विक्टोरिया ने तुरंत कंपनी के शासन को खत्म कर दिया। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भारत सीधे तौर पर अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम हो गया। इसी टाइम से सिविल सर्विसेज को इंपीरियल सर्विस में बदल दिया गया। यहीं से मॉडर्न सिविल सर्विसेज में बदलाव भी शुरू होने लगे, जैसे कि अब सिफारिश की जगह एग्जाम होने लगे, और एग्जाम भी ऐसा वैसा नहीं, लंदन में बहुत टफ एग्जाम जिसे पास कर पाना सबकी बस की बात ना हो। लेकिन यहीं से अंग्रेजों ने एक और चाल चली। इन्होंने ये एग्जाम जानबूझकर इतना टफ कर दिया कि कोई भी इंडियंस इसे पास ही ना कर पाए। ऊपर से इंडिया में सिविल सर्वेंट बनने के लिए जो एग्जाम होता था वो इंडिया में ना होकर लंदन में होता था। फिर ये एक बैरियर था। इसके बाद सिलेबस होता था यूरोपियन क्लासिक्स पर बेस्ड, जैसे कि लैटिन और ग्रीक, यानी कि अगर कोई इंडियन रेडी भी हो एग्जाम देने के लिए तो भी वो ना दे पाए। इन सबके बाद मैक्सिमम एज इंडियंस के लिए रखी गई 21 साल। आज जिस उम्र में लोगों का ग्रेजुएशन पास नहीं होता, उस उम्र में आपको एग्जाम क्लियर कर लेना है। आज भी अगर आप देखो तो यूपीएससी की लिमिट 32 साल है। ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि किसी भी हाल में कोई इंडियन एग्जाम ना दे सके। लेकिन भाई, हम इंडियंस हैं। तो हुआ ये कि 1864 में सत्येंद्र नाथ टैगोर ने इन सारी रिस्ट्रिक्शंस के साथ आईसीएस एग्जाम को क्लियर कर दिया। ये सिर्फ एक आदमी के एग्जाम क्लियर करने की बात नहीं थी, ये उस घमंड के टूट जाने की बात थी जो मानता था कि इंडियंस रूल ही नहीं कर सकते। अंग्रेजों को यह बात इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने 1870 के दशक में मिनिमम एज को कम करके 21 से 19 कर दिया ताकि कोई और इंडियंस एग्जाम ना निकाल पाए। इसी टाइम पीरियड के दौरान सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे बहुत ही टैलेंटेड लोगों को बेसिक से टेक्निकल बेसिस पर निकाल दिया गया। लेकिन ये सब चालें अब इंडियंस को भी समझ आने लगी थी। यही वो दौर था जब इंडिया के इंटेलेक्चुअल समझने लगे थे कि स्टील फ्रेम असल में अंग्रेजों को बनाया गया एक पिंजरा है।
साल 1885 में जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई तो सिविल सर्विसेज में कई बदलावों की डिमांड की गई, जैसे कि एज लिमिट को बढ़ाना, एग्जाम को लंदन के साथ साथ इंडिया में भी कंडक्ट कराना। फिर इन्हीं डिमांड्स को ध्यान में रखकर 1886 में एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था एचिंसन कमीशन। इस कमीशन ने कहा कि इंडियंस को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिए और अगले ही साल यानी 1887 में इस कमीशन ने कोवेनेटेड और इनकोवेनेटेड सर्विसेज का ये सिस्टम खत्म कर दिया। इसके बाद सिविल सर्विसेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला इंपीरियल सर्विसेज, दूसरा प्रोविंशियल सर्विसेज और तीसरा सबऑर्डिनेट सर्विसेज। इसमें इंपीरियल सर्विसेज में ही सबसे ज्यादा ब्रिटिशर्स चुने जाते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि ये एक तरह की सेंट्रल सर्विस होती थी। इस तरह से यहां पर भी अंग्रेजों ने खेला कर रखा था इंडियंस को मेन पावर से दूर रखने का। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताबों में इस सर्विस को क्रिटिसाइज करते हुए लिखा था कि ये ना तो इंडियन सर्विस है, ना ही सिविल है और ना ही ये कोई सर्विस है। उनका लॉजिक ये था कि एक ऐसी सेवा जो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करे वो कभी सिविल या लोक सेवा नहीं हो सकती। इसी बीच 1912 में एक और कमीशन आया, इसको कहते हैं इस्लिंगटन कमीशन। इस कमीशन ने कहा कि हायर पोस्ट पर कम से कम 25% का रिजर्वेशन इंडियंस को मिलना चाहिए और यह भी कहा गया कि भर्ती का प्रोसेस आधा इंडिया में हो और आधा ब्रिटेन में हो। इस कमीशन की बात को मानते हुए इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम लंदन के साथ साथ भारत में भी होने लगा। लंदन में एग्जाम सिविल सर्विस कमीशन कंडक्ट करा रही थी, तो वहीं इंडिया में फेडरल सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया इस एग्जाम के लिए। खैर, यह सब चल रहा था और इस बीच सिविल सर्विसेज में बदलाव की मांगों के बीच में पहला वर्ल्ड वॉर आया। पहले वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन वाले गुट की जीत हुई, लेकिन इस जंग से अंग्रेजों की इकोनॉमिक कमर भी टूट गई। ब्रिटिश हुकूमत के पास लोग कम पड़ गए रूल करने के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तब कहीं जाकर उनको रियलाइज हुआ कि सिर्फ और सिर्फ गोरे लोगों की बदौलत इंडिया पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि वर्ल्ड वॉर खत्म होने के तुरंत बाद 1919 में एक बड़ा फैसला लिया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने 1930 तक 50% इंडियंस की भर्ती करने का लक्ष्य रखा सिविल सर्विसेज में। इसके साथ ही इंडिया में एग्जाम कराने के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की बात कही गई। इसी एक्ट के बाद ही इंपीरियल सर्विसेज के 2 हिस्से भी कर दिए गए। एक था ऑल इंडिया सर्विसेज और दूसरा था सेंट्रल सर्विसेज। अब सेंट्रल सर्विसेज में वो मैटर्स देखे जाते थे जो सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए थे, लेकिन अभी भी इंडियंस हायर पोस्ट पर ज्यादा नहीं थे, ज्यादातर अंग्रेज ही थे। इस बात पर हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये जो कदम उठाया गया ये कोई अंग्रेजों की लिबरलिटी नहीं थी या उदारता नहीं थी, बल्कि ये उनकी मजबूरी थी। ब्रिटिश लोगों का अब आईसीएस से मोह भंग हो रहा था, क्योंकि भारत अब उनके लिए करियर वाला प्लेस नहीं था ना, उनके लिए ये एक विद्रोह की जमीन बन गया। इसके बाद पहली बार 1922 में इलाहाबाद में आईसीएस का एग्जाम होता है। ये एग्जाम अपने आप में इंडियन मिडिल क्लास के लिए किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं था। फिर 1924 में आता है ली कमीशन, जो सिफारिश देता है कि इंडिया में भी ब्रिटेन की तरह एक सिविल सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश होना चाहिए। इन सभी सिफारिशों की वजह से 1 अक्टूबर 1926 को पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश होता है। इसके बाद 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया और आज़ादी के बाद इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे आज हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही एक और धर्म संकट भी खड़ा हुआ, जिसके बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा था। सवाल ये उठने लगा कि ये जो नए इंडियन ऑफिसर्स हैं ब्रिटिश हुकूमत के टाइम पर, ये क्या अपने ही लोगों के साथ जस्टिस कर पाएंगे। नए ऑफिसर्स अक्सर 2 पार्टों के बीच में फंसे होते थे। एक तरफ ब्रिटिश हुकूमत थी जो उनको पब्लिक पर जुल्म ढाने के आदेश देती थी, वहीं दूसरी तरफ उनके अपने ही परिवार के लोग या आसपास के लोग कहीं ना कहीं आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये कॉन्फ्लिक्ट अपने पीक पर था। कई इंडियन ऑफिसर्स ने फाइलें गायब कर दी, क्रांतिकारियों को सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस दी गई और इंटरनल सिस्टम को कमजोर करने वाले भी कई ऑफिसर थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो ड्यूटी के नाम पर दमन का क्रूर हिस्सा बने रहे। यह एक ऐसा साइकोलॉजिकल स्ट्रगल था जिसमें कई सारे परिवारों को 2 हिस्सों में बांट दिया। फिर 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो इस एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे का भी चीरहरण हुआ। करीब 980 ऑफिसर्स थे इस एलीट ग्रुप में, जो भारत और पाकिस्तान के बीच बांट दिए गए। उस टाइम पर वेस्टर्न मीडिया और कई अंग्रेजी पंडित जो थे वो भविष्यवाणी कर रहे थे कि अंग्रेजों के जाते ही भारत ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा, क्योंकि भारतीयों को व्यवस्था या सिस्टम चलाना नहीं आता। लेकिन यहीं पर सरदार पटेल की दूरदर्शिता ने इतिहास को बदल कर रख दिया। नेहरू के साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल सिविल सेवाओं को बनाए रखने के सबसे बड़े सपोर्टर थे। उन्होंने नेहरू को भरोसा दिलाया कि इन अधिकारियों के पास देश को चलाने का एक्सपीरियंस है।
उन्होंने संविधान सभा में ऐतिहासिक भाषण देते हुए कहा कि अगर आपने इस सर्विस को संवैधानिक सुरक्षा नहीं दी तो आपके पास एक यूनिफाइड इंडिया नहीं होगा। पटेल जानते थे कि 565 रियासतों के विलय, शरणार्थियों की प्रॉब्लम और दंगों के बीच में अगर कोई एक धागा है जो पूरे देश को जोड़ सकता है तो वो यही एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। इसीलिए पंडित नेहरू ने अपनी पुरानी नाराजगी को किनारे रखा, सिविल सेवाओं की कंटिन्यूटी को एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि उन्होंने इसका नाम बदलकर IAS या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस किया और इसमें चेंजेस लाने की कोशिश की। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्यूरोक्रेसी को देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी माना। उन्होंने इसे स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा। इस फ्रेम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में 9th शेड्यूल के अंदर आर्टिकल 311 और आर्टिकल 312 को इंक्लूड कराया। इसमें सिविल सर्वेंट्स को अच्छी खासी ताकत दी गई। जैसे आर्टिकल 311 कहता है कि किसी भी ऑफिसर को एक बिना लीगल प्रोसेस के सस्पेंड नहीं किया जा सकता। 312 आर्टिकल जो है वो उनको ऐसी ताकत देता है जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए काम करे। इससे सिविल सेवा केंद्र और राज्यों के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। इन्होंने संघ लोक सेवा आयोग को एक स्वतंत्र और संवैधानिक ढांचे का दर्जा दिलाया ताकि भर्ती में कोई भाई भतीजावाद या नेपोटिज्म ना चले, बल्कि मेरिट को प्रायोरिटी मिले। अब क्या पटेल का यह भरोसा सही था? आज जब हम भारत की अखंडता को देखते हैं तो जवाब तो हाँ में ही मिलता है। लेकिन साहब कल्चर कितना बचा हुआ है वो आप कमेंट में बता सकते हो। मैं तो फील करता हूं कि साहब कल्चर आज भी प्रोमिनेंटली प्रिवेल करता है यूपीएससी में। आज़ादी के बाद इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का स्ट्रक्चर वही रहा, लेकिन पर्पस बदल गया। अब राज करने की जगह सेवा करना मेन पर्पस हो गया। निर्मल कुमार मुखर्जी जो भारत के आखिरी ICS ऑफिसर थे वो 1980 में रिटायर हुए। पाकिस्तान में यह सिलसिला 1994 तक चलता रहा और 2021 में VMM नायर के निधन के साथ ही उस युग का भौतिक अस्तित्व समाप्त हो गया जो अंग्रेजों के साथ जुड़ा हुआ था। तो दोस्तों ये था इतिहास यूपीएससी का, जिसके लिए आज इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। लेकिन आज भी यूपीएससी पर सवाल खड़े होते हैं, खासकर उसके एग्जाम लेने के पैटर्न पर। यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में CSAT का पेपर होता है जो कि क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन उस पेपर पर आरोप लगते रहे हैं कि इस पेपर की स्ट्रेटजी है कि रीजनल लैंग्वेजेस और गैर साइंस बैकग्राउंड के एस्पिरेंट्स को छांटने के लिए इसे बनाया गया है। पिछले कुछ दिनों में यूपीएससी के कोटा मिसयूज की भी कई रिपोर्ट सामने आई हैं। इन सबसे ऊपर आज भी इंग्लिश मीडियम बच्चों के सिलेक्ट होने के चांसेस बाकी रीजनल लैंग्वेजेस के स्टूडेंट से सबसे ज़्यादा होते हैं। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि हिंदी मीडियम या दूसरी लैंग्वेजेस के बच्चे कमज़ोर होते हैं पढ़ाई लिखाई के मामले में। इसीलिए अक्सर यूपीएससी पर आज भी भेदभाव के आरोप लगते रहे हैं। ये सब यूपीएससी के इमेज पर कहीं ना कहीं डेंट भी लगा रहे हैं आज की डेट में। लेकिन फिर भी देश की सेवा करने का जुनून और इस सर्विस में कामयाब होने पर मिलने वाले स्टेटस के लिए आज भी इस नौकरी का क्रेज़ है। अगर आप देश में अच्छी सेवा करना चाहते हैं या आप देश के एक बड़ी पद पर जाना चाहते हैं तो यूपीएससी उसकी पहली सीढ़ी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करना। तो दोस्तों ये थी कहानी यूपीएससी की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप प्रीलिम्स का एग्जाम देने जा रहे हैं इस साल तो प्लीज़ यूपीएससी की टेस्ट सीरीज जो हमारी है चल रही है उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आप भी अपनी जो कैलिबर है उसको टेस्ट कर सकें और देख सकें कि कहाँ पर कमज़ोरी रह गई है, कहाँ पर आप मजबूत हैं, किन जगहों पर इंप्रूवमेंट का स्कोप है। तो टेस्ट सीरीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कॉमेंट पर मिल जाएगी, वहाँ से जाकर चेकआउट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।